नमस्कार। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर पिछले 6 दिनों से सस्पेंस बरकरार है। पार्टी आलाकमान ने मुख्यमंत्री के चयन के लिए 3 केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए। इनमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण और पार्टी की राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा शामिल है। 19 साल बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी के पर्यवेक्षक सोमवार को शाम 4 बजे भोपाल में होने वाली विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे और इसी दौरान मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा यह तय हो जाएगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में यह पहला मौका है जब बीजेपी चुनाव के नतीजे आने के 1 हफ्ते बाद भी पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं तय कर पाई। इसके पहले के चुनाव में बीजेपी के रिजल्ट आने के 2 से 5 दिन के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया गया, क्योंकि उन चुनाव में बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और नहीं, खुद शिवराज सिंह चौहान थे। 2003 में उमा भारती के चेहरे को प्रोजेक्ट कर चुनाव लड़ा गया। इसके बाद 2008 से लेकर 2018 तक शिवराज सिंह चौहान ही चेहरा थे। इस बार यानी कि 2023 के चुनाव में बीजेपी ने किसी चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं किया। 2 केंद्रीय मंत्री और 3 सांसदों के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री के चयन में कोई जल्दबाजी नहीं चाहता है और वो पूरी तरह से गोपनीयता बरत रहा है, क्योंकि इस फैसले का असर लोकसभा चुनाव पर भी होगा। ऐसे में अब बात कर लेते हैं उन चेहरों की जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की रेस में हैं, या कहें कि उनके नाम की चर्चा है। सबसे पहला नाम नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर कई बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने पार्टी को कई बार विधानसभा चुनाव भी लड़ाया। कौन कौन से चेहरे? नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, रीति पाठक, ये तमाम चेहरे जो मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। एक एक कर मैं सबके बारे में आपको बताता हूं। आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि अगर इनके नाम की चर्चा है तो क्यों है। ग्राफिक्स को समझिए। कई चेहरों का जिक्र करेंगे और उन चेहरों के जरिए मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर कौन सा चेहरा कितना मुफीद है। सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के चेहरे की, यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर की। मैंने जिक्र किया, नरेंद्र सिंह तोमर मौजूदा समय में दिवनी विधानसभा से विधायक है। वो चुनाव जीते, वो केंद्रीय मंत्री थे, वो सांसद थे। पार्टी ने उनको विधानसभा चुनाव, छात्र राजनीति से उन्होंने शुरुआत की। 1979-80 मुरार कॉलेज में वो छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जीते। जमीनी कार्यकर्ता हैं। 1980 में 1984 में भारतीय जनता पार्टी युवा मंच यानी कि उसके वो भी रहे, और 1983 से 87 ग्वालियर नगर निगम में वो पार्षद भी रहे। यूं ही कोई बड़ा नहीं हो जाता। तो आप सोच सकते हैं वो बीजेपी वाईएफ के मंत्री भी रहे, और 1986-90 में उनको राज्य का उपाध्यक्ष बनाया गया। 1998-2008 मध्य प्रदेश की विधानसभा में वो पहली बार चुनकर पहुंचे। 2020 जनवरी 2009 यानी कि 16 मई 2009 तक राज्यसभा के सदस्य रहे, और 20 नवंबर 2006 से मार्च 2010 तक नरेंद्र सिंह तोमर प्रदेश अध्यक्ष रहे मध्य प्रदेश के। 2009 में मुरैना लोकसभा क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के लिए वो चुने गए। फिर 2014 लोकसभा चुनाव ग्वालियर से लड़ा, और 16वीं लोकसभा का चुनाव भी वो लड़ा और निर्वाचित हुए। 27 मई 2014, 9 नवंबर 2014 में केंद्र सरकार में खान इस्पात मंत्री बने, श्रम मंत्री भी बने। 18 जुलाई 2017 से 3 सितंबर 2017 तक आवास समिति के रहे चेयरमैन। इसके साथ साथ नरेंद्र सिंह तोमर लोकसभा ने चुनाव जीता और वो केंद्रीय मंत्री बन गए 2019 में। मौजूदा समय में वो दिमनी से विधायक चुनकर आए। इनके नाम की चर्चा क्यों है? संगठन के प्रिय, आरएसएस के प्रिय, समन्वय बनाने में बेहतर है, प्रशासनिक क्षमता बहुत अच्छी है, सरकार चलाने का अवसर। इसमें एक बात का जिक्र नहीं है कि उमा भारती जब मुख्यमंत्री थी तो नरेंद्र सिंह तोमर ग्रामीण विकास मंत्री भी रहे।
उनके कार्यकाल की चर्चा आज भी होती है। तो प्रदेश हो या फिर केंद्र हो, सरकारें कैसे चलाई जाती हैं, प्रशासनिक क्षमता उनके अंदर है, वो समन्वय बैठाना जानते हैं। और वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरीके से चेहरे निकल कर आ रहे हैं, अगर शिवराज सिंह चौहान को नहीं बनाया गया तो स्वाभाविक तो एक बड़ा चेहरा है, वो नाराज भी हो सकते हैं। तो मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल और शिवराज सिंह चौहान के बीच में अगर कोई समन्वय स्थापित कर सकता है तो वो सिर्फ एक ही चेहरा है, और वो चेहरा है नरेंद्र सिंह तोमर का। लोकसभा चुनाव भी समन्वय की सबसे ज्यादा जरूरत है। संगठन का शिल्पी अगर कोई है तो नरेंद्र सिंह तोमर, और एडमिनिस्ट्रेशन क्षमता यानी कि प्रशासनिक क्षमता में भी वो माहिर है। इसलिए नरेंद्र सिंह तोमर सबसे मुफीद उम्मीदवार माने जा रहे हैं। केंद्र को फैसला करना है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फैसला करना है। एक और चेहरा, दूसरा चेहरा कौन हो सकता है? आप सोचिए, जिनके नाम की चर्चा चल रही है, और वो चेहरा कोई और नहीं बल्कि प्रहलाद पटेल का चेहरा। प्रहलाद पटेल ओबीसी नेता है, पिछड़े वर्ग से आते हैं, मौजूदा समय में नरसिंहपुर से विधायक चुनकर आए हैं, विधानसभा चुनाव उनको लड़ाया गया, छात्र राजनीति में उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। 1990 में जबलपुर गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में वो छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। 1982 में भारतीय जनता युवा मोर्चे के जिलाध्यक्ष बनाए गए। लंबा सफर है, इतना आसान नहीं होता। और 1986 से 1990 में युवा मोर्चे के सचिव और मध्य प्रदेश बीजेपी के महासचिव के तौर पर भी काम किया। 1989 में सिवनी से 9वीं लोकसभा के लिए चुने गए और उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेता को हराया। 1990 में खाद्य और नागरिक आपूर्ति और सलाहकार समिति, कृषि मंत्रालय की स्थायी समिति के सदस्य भी रहे। 1996 में कांग्रेस की विमला वर्मा को हराकर सिवनी के दूसरे कार्यकाल में वो 11वीं लोकसभा के लिए चुने गए। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मंत्री रहे। बड़ा लंबा अनुभव है। और 1996 में बीजेपी के सचेतक, लोकसभा में बीजेपी के संसदीय दल और शहरी संबंध स्थायी समिति के सदस्य भी रहे हैं। कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास समिति, विशेषाधिकार समिति, सलाहकार समिति के भी सदस्य के तौर पर काम कर चुके हैं। कोयला मंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। कब? जब 1999 में बालाघाट निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा में वो चुनकर आए। शपथ ली राज्य मंत्री की। बड़ा लंबा अनुभव है। कार्यकर्ताओं के प्रिय माने जाते हैं। ये कहा जाता है कि अगर राजनीतिक रूप से कोई भी बंजर जमीन, मतलब विधानसभा, लोकसभा, वहां पे आप प्रहलाद पटेल को भेज दीजिए, प्रहलाद पटेल कमाल कर देंगे। जबलपुर कार्यक्षेत्र, बालाघाट से चुनाव लड़ा, सिवनी से चुनाव लड़ा, फिर पार्टी ने कहा कि दमोह पहुंची तो दमोह से भी लोकसभा चुनाव लड़ा, और दमोह से लोकसभा चुनाव लड़ा तो वहां से भी जीती। और वर्तमान में प्रहलाद पटेल केंद्रीय राज्य मंत्री थे, जो जिन्हें कि अभी करीब 24 घंटे पहले पद से इस्तीफा दिया गया है। दमोह से लोकसभा चुने और उसके बाद वो केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रहे। फिर उसके बाद उस समय वो संस्कृति मंत्री रहे। उसके बाद फिर अभी उनके पास खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय और जनशक्ति मंत्रालय का कार्यभार था। अब इस्तीफा दे दिया, विधायक। लोग इंतजार कर रहे हैं कि प्रहलाद पटेल को मध्य प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हम भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फैसला किसको लेना है? फैसला लेना है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और पर्यवेक्षक आ रहे हैं सोमवार को, और पर्यवेक्षक सोमवार को आएंगे तो वही बताएंगे कि नेता कौन होगा। सबका इंतजार है। अगले नाम की चर्चा कर लेते हैं। अगला नाम कौन है? कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय मजे हुए नेता, मौजूदा समय में इंदौर 1 विधानसभा से चुनकर आए। इनकी खासियत क्या क्या है, किन किन पदों पर रहे हैं, मैं आपको विस्तार से बता देता हूं। इंदौर में बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में राजनीतिक जीवन शुरू किया। कार्यकर्ताओं के प्रिय माने जाते हैं, कार्यकर्ताओं के चहेते माने जाते हैं, और 1975 में एबीवी इंदौर के अध्यक्ष बनाए गए। एबीवीपी के आगे बढ़े। 1983 में इंदौर नगर निगम के पार्षद बने, यानी कि इनने भी जमीन से राजनीतिक सफर शुरू किया। और कैलाश विजयवर्गीय अब तक 7 बार के विधायक रह चुके हैं, बन चुके हैं। सोचिए आप, 1990 इंदौर में 4 से विधानसभा के लिए चुने गए,
और 2000 में अपने पक्ष में अधिकतम वोटों के साथ इंदौर महापौर के तौर पर भी चुने गए और नगर निगम के निर्वाचित मेयर बने। मंत्री भी नहीं मध्य प्रदेश में। उसके बाद फिर 2003 इंदौर में 2000 मतलब इंदौर 2 से चुनाव लड़ा 2003 में और कांग्रेस के अजय राठौर को चुनाव हराया। अब आप टीवी स्क्रीन पर देखते रहिए, बहुत सारी चीजें हैं। 27 अगस्त 2004 को लोक निर्माण मंत्री के तौर पर बाबूलाल गौर के मंत्री परिषद में शामिल हुए, जब गौर साहब मुख्यमंत्री थे। और 2005 में फिर से लोक निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री के तौर पर 4 दिसंबर 2005 को शिवराज सिंह की कैबिनेट में भी शामिल हुए। लेकिन बीच में कुछ ऐसा घटा कि दिल्ली से फोन आ गया। ये तमाम सारी उपलब्धियां चलती रहेंगी, आप देखते रहिए। बीच में कुछ ऐसा घटा, 2008 में भी वो विधानसभा में चुनकर पहुंचे, लेकिन बीच में कुछ ऐसा घटा कि दिल्ली से फोन आ गया और अभी के गृह मंत्री, उस समय के महासचिव और बाद में फिर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने, अमित शाह जी ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय दिल्ली आ जाए। सोचा नहीं, चले गए दिल्ली, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी ने काम में झोंक दिया, कभी हरियाणा कभी पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी लगे रहे, कुछ मांगा नहीं। लेकिन अब इंतजार किया जा रहा है उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, समर्थकों के द्वारा, कि पार्टी इस तपस्या को समझेगी और कोई बड़ा पद देगी। पूरे प्रदेश को इंतजार है कि कैलाश विजयवर्गीय को बड़ा पद मिल सकता है। पर्यवेक्षक आ रहे हैं, सोमवार को 4 बजे बैठक होगी, उसमें नाम की घोषणा होगी। इसके बाद एक और नाम है, रीति पाठक। रीति पाठक के नाम की चर्चा कर लेते हैं। रीति पाठक मौजूदा समय में सीधी से विधायक रही, अभी चुनकर आई। इसके पहले 2 बार लोकसभा में वो सांसद रही। 2010 से लेकर 2014 तक वो जिला पंचायत की अध्यक्ष भी रही। फिर 14 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और सीधी से वो अच्छे मतों से चुनकर आई, लोकसभा में पहुंची। 1 सितंबर 2014 कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति की सदस्य भी बनाया गया उनको। 1 सितंबर 2014 को ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल स्वच्छता मंत्रालय के तहत परामर्श समिति की सदस्य चुनी गई। 1 सितंबर 2014 को ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल स्वच्छता मंत्रालय के तहत परामर्श समिति में सदस्य चुनी गई। बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर आती रहेंगी। लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ तो फिर भारी मतों से जीतकर वो संसद में पहुंची, मोदी जी की टीम में बतौर सांसद रही। फिर पार्टी ने कहा कि साहब चुनाव लड़ाना है आपको विधानसभा का। तो जो कई सारे सांसदों को चुनाव लड़ाया गया बड़े चेहरों के तौर पर, तो उनमें से एक चेहरा रीति पाठक जो कि सांसद हैं, उनका भी निकल कर आया। लेकिन चुनौती ये थी कि बीजेपी के जो कई बार के विधायक हैं, केदार शुक्ला, उन्होंने विद्रोह कर दिया, पार्टी से इस्तीफा दे दिया और निर्दलीय चुनाव लड़ गए। पूरे प्रदेश में यही एकमात्र सीट है जिसके बारे में यह कहा जाता रहा कि बहुत मुश्किल है, निकल नहीं पाएगी, लेकिन सीट निकल गई। सीट भी निकल गई और एक बड़ी उपस्थिति भी दर्ज हो गई। और बड़ी उपस्थिति जब दर्ज हुई तो इंतजार सभी को किया जा रहा है कि साहब जब पर्यवेक्षक आएंगे, सोमवार पहुंचेंगे, तो क्या संकेत देंगे। सबको इंतजार है। शिवराज सिंह चौहान एक और चेहरा, घूम रहे हैं, कभी छिंदवाड़ा तो कभी श्योपुर तो कभी रावगढ़। कह रहे हैं कि मैं मोदी जी को 29 सीटों की माला पहनाऊंगा। भाई मोदी जी तो पिछली बार भी 28 जीत कर आए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव हार गए। तो वो कह रहे हैं कि मैं 29 सीटों की माला मोदी जी को पहनाऊंगा। लेकिन जब मोदी जी ने 28 जीत दी तो मोदी जी 29 भी जीत लेंगे। उसमें किसी शख्सियत की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में एक बड़ी शख्सियत है, वो काफी है। ये जीवन परिचय है शिवराज सिंह चौहान का। मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं, प्रभावी नेता हैं और सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी शिवराज सिंह चौहान के नाम पर है। लेकिन पार्टी ने कहा था कि इस विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चेहरा नहीं है, क्योंकि पार्टी को यह रिपोर्ट मिली थी कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, प्रशासनिक एंटी इनकम्बेंसी है, पटवारी से लेकर मुख्य सचिव तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। इसलिए पार्टी ने खेल किया कि दिल्ली के बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में उतार दिया। हर इलाके में, अपने अपने इलाके में बज़ क्रिएट हो गया
और जो एंटी इनकम्बेंसी है वो कम हुई। इस बीच शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना लेकर आए, उसका भी फर्क पड़ा। लेकिन बहुत सारी ऐसी योजनाएं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी योजना का फर्क पड़ा, बहुत सारी ऐसी योजनाएं केंद्र की, राज्य की, सामाजिक सरोकार की, जिन पर फर्क पड़ा। लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान शायद ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री पद को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए वो बड़ा दिल नहीं दिखा पा रहे। वो लाडली बहनाओं के कार्यक्रम का आयोजन लगातार कर रहे हैं। तो ये संकेत किस तरीके से हैं? क्या पार्टी को संकेत दे रहे हैं कि अगर मैं नहीं रहा तो लोकसभा में दिक्कत होगी, परेशानी होगी? अब होगी या नहीं होगी, इसका आकलन दिल्ली वाले तय कर चुके हैं। वो बताएंगे कि होगी कि नहीं होगी, लेकिन इतना जरूर है कि दिल्ली कुछ तय कर चुकी है। इंतजार सोमवार का शाम 4 बजे का। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, यह रविवार को तय होगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक में बीजेपी की ओर से नियुक्त किए गए तीनों पर्यवेक्षक शामिल होंगे और बीजेपी आलाकमान ने अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत कुमार को बतौर पर्यवेक्षक जिम्मेदारी दे दी है, जो रविवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक में पहुंचेंगे और नेता का चुनाव करेंगे। यह तय हो जाएगा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। ओम माथुर भी होंगे, मनसुख मांडविया भी होंगे, नितिन नवीन भी होंगे। विधायक दल की बैठक होगी, लेकिन चेहरा कौन कौन होगा मैं आपको बताता हूं कि चेहरा कौन कौन होगा। चेहरों से शुरुआत कर लेते हैं। सबसे बड़ा चेहरा डॉक्टर रमन सिंह का। क्या पार्टी रमन सिंह को मुख्यमंत्री बनाएगी? क्योंकि पार्टी ने एक चेहरा जो सुनने में आ रहा है, अभी तक ये तय नहीं हो पाया, लेकिन सुनने में आ रहा है कि साहब अब तीनों राज्यों में पार्टी नए चेहरे देने वाली है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में तो नया चेहरा अगर पार्टी देगी तो फिर डॉक्टर रमन सिंह नहीं होंगे। लेकिन मौजूदा समय में डॉक्टर रमन सिंह विधायक है। 15 साल बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने छत्तीसगढ़ की कमान संभाली। पहले पार्टी ने तय किया कि कोई चेहरा नहीं होगा विधानसभा का, लेकिन चुनाव आते आते तक पार्टी ने, चुनाव के ठीक पहले पार्टी ने यह बता दिया कि साहब रमन सिंह की सरकार की कई सारी योजनाओं की तारीफ भी की, क्योंकि वो मानते थे कि रमन सिंह की जमीनी पकड़ है। वो चाउर बारे बाबा के तौर पर अभी भी जाने जाते हैं। लेकिन क्या पार्टी नए चेहरे पर विचार कर रही है? क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह से बेहतर चेहरा छत्तीसगढ़ के नहीं हो। समन्वय बनाना एक चुनौती। इंतजार सभी को करना होगा कि क्या सहमति बनेगी। एक और चेहरा ठीक इसके बाद, अरुण साव। अरुण साव छत्तीसगढ़ में, अरुण साव जो कि प्रदेश के अध्यक्ष रहे, संगठन को गढ़ा, सबको साथ लेकर चढ़ा, सौम्य चेहरा, सरल चेहरा, स्वच्छ चेहरा, भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं, मृदुभाषी, मिलनसार, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। तो बतौर मुख्यमंत्री अक्सर सबसे मुफीद चेहरा आता है किसी का, तो वो अरुण साव का आता है। और आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रोड शो कर रहे थे तो उनके साथ कोई और नहीं था, अरुण साव ही थे। यानी कि संकेत साफ था। अब निर्णय लेना है। रविवार को विधायक दल की बैठक में नेता कौन होगा निर्णय लेना है। पेशे से अधिवक्ता हैं। 1946 में सिविल न्यायालय मुंगेली में वकालत भी की है, प्रशासनिक क्षमताएं भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। आप ये नहीं कह सकते कि जनाब सरकार कैसे चलेगी। और मृदुभाषी हैं, सबको साथ लेकर चलने वाले हैं, सबको साथ लेकर इस चुनाव में चले भी। ओबीसी वर्ग से आते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आबादी ओबीसी वर्ग की है। तो उम्मीद यह की जा रही है कि अरुण साव छत्तीसगढ़ का अगला चेहरा हो सकते हैं और पर्यवेक्षक इनके नाम की घोषणा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम चर्चा कर लेते हैं एक और नाम की, विष्णुदेव साय। आदिवासी वर्ग से आते हैं। अगर रमन सिंह नहीं बन पाए तो रमन सिंह की ओर से ये विष्णुदेव साय चेहरे के तौर पर सामने आएंगे। ये पहले भी केंद्र में राज्य मंत्री रहे हैं और उस समय भी रमन सिंह ने इनका नाम रिकमेंड किया था। लेकिन वहां पर उनकी प्रशासनिक क्षमताओं को लेकर कई सारे सवाल थे। लेकिन ये कई बार के विधायक रहे, छत्तीसगढ़ में अच्छी पकड़ है, आदिवासी चेहरा है। तो अब देखना होगा कि पार्टी आलाकमान इनके चेहरे पर मुहर लगाता है या नहीं। लेकिन ये रमन सिंह, डॉक्टर रमन सिंह की तरफ से रिकमेंड किए चेहरे हो सकते हैं। एक और चेहरा गोमती साय। जी हां, कहते हैं ना कि मोदी जी चौंकाने का काम करते हैं, किसी को भी चौंका सकते हैं।
तो क्या मोदी जी चौंकाते हुए, बीजेपी चौंकाते हुए गोमती साय को छत्तीसगढ़ में बतौर मुख्यमंत्री स्थापित कर सकती है? 2005 में पहली बार जिला पंचायत सदस्य बनी थी, यानी कि जमीन से सफर पूरा किया है। पंचायत, कहा जाता है कि सरकार की पहली कड़ी अगर कोई है तो पंचायत है, और उसके बाद 2015 में वो जिला पंचायत भी रही हैं अध्यक्ष। फिर 2019 में रायगढ़ लोकसभा का चुनाव जीता है। मेहनती हैं, धुआंधार जनसंपर्क करती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इस इलाके में, जशपुर रायगढ़ जैसे इलाके में आदिवासी वोटों की चिंता है। सरगुजा, बस्तर, काफी आदिवासियों ने वोट दिया है। नंद कुमार साय, जो कि इनके दूर के रिश्तेदार लगते हैं, वो छोड़कर चले गए हैं कांग्रेस में। पार्टी क्या इन्हें आगे कर सकती है? 9 बार के विधायक, 8-9 बार के विधायक कांग्रेस से जो थे उनको चुनाव हरा कर आई। अच्छा चेहरा है पार्टी का, और पार्टी अगर इस चेहरे के बारे में विचार करती है तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में फायदा होगा। फायदा इस बात को लेकर होगा कि छत्तीसगढ़ को एक नए युवा चेहरे के तौर पर मिलेगी, और आदिवासी, वो भी महिला के तौर पर। इंतजार करना होगा कि क्या पार्टी इस चेहरे के बारे में फैसला लेती है। केंद्रीय पर्यवेक्षक, विधायक दल का नेता गोमती साय को चुनते हैं रविवार 4 बजे। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक और चेहरे की। वो चेहरा है रेणुका साय का, रेणुका सिंह का। रेणुका सिंह मौजूदा समय में भरतपुर सोनहट सीट से बीजेपी विधायक रही हैं। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं, आदिवासी मामलों की राज्य मंत्री हैं। इन्होंने भी अपना राजनीतिक सफर जनपद पंचायत से शुरू किया है, लेकिन केंद्र में बतौर मंत्री और छत्तीसगढ़ में बतौर उपस्थिति कोई बहुत बड़ी उपलब्धि इनने नहीं पाई है। तब जबकि बीजेपी के सारे नेता भूपेश सरकार से लड़ रहे थे, उस वक्त रेणुका सिंह की उपस्थिति नदारद रही, सक्रिय भूमिका में दिखाई नहीं दी। तो क्या ये चीज इनके नेगेटिव जा सकती है? इंतजार सबको करना होगा, क्योंकि ठीक रविवार 4 बजे विधायक दल की बैठक छत्तीसगढ़ में होने वाली है, और उसके बाद पार्टी आलाकमान तय कर देगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा छत्तीसगढ़ का, या फिर सोमवार को मुख्यमंत्री कौन होगा। और यकीन मानिए, आप किसी फालतू चक्कर में मत पड़िए, किसी को नहीं पता है कि कौन बनेगा, क्योंकि जब पर्यवेक्षक पहुंच जाएंगे ठीक आधा घंटे पहले, उन लोगों को भी पता पड़ेगा कि उन्हें किस नेता का नाम, वो विधायकों से बातचीत करेंगे, वो केंद्रीय आलाकमान को बताएंगे, और फिर केंद्रीय आलाकमान अपना निर्णय बता देगा। इसलिए तब तक कयास मत लगाइए, शांति से बैठिए, विधायक दल की बैठक का इंतजार करिए, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।